आज हम लोग देखने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन। हम लोगों ने दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं मेरे लाडला, जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या बाजार एक सामाजिक संस्था है, स्पष्ट करें। पहले आप लोगों को कह दिया है मेरे भाई कि बाजार एक हमारा क्या है, सामाजिक संस्था है। मेरे दोस्तों क्वेश्चन आपके पास है, आंसर भी आपके पास है, तो फिर आप मेरे पास पढ़ क्यों रहे? पढ़ इसलिए रहे मेरे दोस्तों कि मैं आप लोगों को साधारण भाषा में समझा सकूं, ताकि दोस्तों एग्जाम में बिना रट्टा लगाए आप सुंदर तरीके से लिख सके। जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को इससे पहले 3 लेक्चर और प्रोवाइड कर चुका हूं, जो भी नहीं देखे जल्दी से जाकर के देख लेंगे। आइए सर, सबसे पहले जानते हैं बाजार। बाजार एक सामाजिक संस्था है, कैसे? आइए गुरुजी। तो बाजार एक सामाजिक संस्था है, हम सबको पता है, क्योंकि दोस्तों सारे लोग, हर एक कास्ट के लोग, हर एक जाति के लोग, अमीर गरीब, जितने सारे लोग, कारा गोला, सब कोई दोस्तों उस बाजार में जाते हैं सामान को खरीदने के लिए। तो बाजार एक सामाजिक संस्था है। इस कथन का अर्थ समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि सामाजिक संस्था क्या है। बाजार एक सामाजिक संस्था है, हम सबको पता है सर, क्या बाजार एक सामाजिक संस्था है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सामाजिक संस्था है क्या। सामाजिक संस्था वे संगठित व्यवस्था या प्रणाली होती है। सामाजिक संस्था वे संगठित व्यवस्था या प्रणाली होती है जिनके माध्यम से समाज अपने आवश्यकताओं को पूरा करता है और व्यवहार को नियंत्रण करता है। जैसे परिवार हो गया, धर्म हो गया, शिक्षा हो गई, राजनीति हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, ये सब क्या है मेरे भाई, सामाजिक संस्था है। जैसे दोस्तों हम एक तरह का बात करें, कोचिंग भी हमारा क्या भाई, एक प्रकार का संस्था है। ऑनलाइन क्लास भी क्या है मेरे भाई, तो हमारा एक प्रकार का संस्था है। इस सारी चीजों को आप लोग गौर करेंगे। तो सामाजिक संस्था हम लोगों को दोस्तों बाजार समझने से पहले हम सबको दोस्तों सामाजिक संस्था के बारे में समझना होगा। सामाजिक संस्था वे संगठित व्यवस्था या प्रणाली होती है जिनके माध्यम से समाज अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। समाज अपने आवश्यकता को पूरा करता है। जैसे दोस्तों परिवार, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इन सब चीजों से दोस्तों हम क्या करते हैं, हम अपने जरूरत के सामानों को पूरा करते हैं। और इसी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे लाडला, तो सामाजिक संस्था। तो आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों सामाजिक संस्था क्या है। तो आइए सर बाजार की बात करते हैं। बाजार एक सामाजिक संस्था है। सामाजिक संस्था क्या है, मैंने आप लोगों को बताया। सामाजिक संस्था वे संगठित व्यवस्था या प्रणाली होती है जिनके माध्यम से समाज अपने आवश्यकता को पूरा करते हैं। जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और दोस्तों हमारा राजनीति। इस कथन का अर्थ समझने के लिए हमें जानना होगा कि सामाजिक संस्था क्या है, और हम लोगों ने अभी जस्ट जाने सामाजिक संस्था क्या है। अब आइए सर, बाजार के रूप में सामाजिक संस्था कैसे भूमिका निभाती है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग को डिस्कस करना होगा। ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, याद रखिएगा। बाजार के रूप में सामाजिक संस्था कैसे दोस्तों भूमिका निभाती है, आइए बात करते हैं। बाजार केवल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और फरोख्त का स्थान नहीं है। मतलब दोस्तों कहता है कि बाजार केवल सामान का क्रय और विक्रय करने वाला स्थान नहीं है। बाजार केवल सामान का क्रय और विक्रय करने वाला स्थान नहीं है। तो क्या है सर? तो बाजार केवल वस्तुओं और सेवाओं का क्रय और विक्रय का स्थान नहीं है, बल्कि यहाँ लोग आपसी संबंध, व्यवहार और मूल्य से भी जुड़ा होता है। इसलिए इसे एक सामाजिक संस्था कहा जाता है। मेरे दोस्तों आप लोग देखे होंगे, जैसे मैं हिंदू हूं और दोस्तों मैं मार्केट जा रहा हूं, और मेरे दोस्तों मेरा एक पुराना जिगरी दोस्ती है, मुस्लिम कास्ट का है, और वही वो बाजार में आते हैं। तो हम लोग तो सामान खरीद लिए भाई, बाजार से हम लोगों ने सामान तो आसानी से खरीद लिए। लेकिन दोस्तों जब हम दोनों का मुलाकात होते हैं तो पुराना यादगार दोस्तों हमारा याद आ जाते हैं और हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। इसीलिए दोस्तों बाजार को एक सामाजिक संस्था कहा गया है। वही कहता है कि बाजार याद रखिए दोस्तों, क्या कहता है, बाजार केवल वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय नहीं है। बाजार केवल वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय नहीं है, बल्कि दोस्तों याद रखिएगा, बल्कि यह लोगों के आपसी संबंध, व्यवहार और मूल्यों से भी जुड़ा होता है। और इसी कारण से शायद हम लोग बाजार को एक सामाजिक संस्था कहते हैं। कारण जानिए सर। पहला, आपसी संबंधों का निर्माण,
विक्रेता और ग्राहक के बीच विश्वास, लेन देन और सामाजिक संपर्क बनते हैं। जैसे दोस्तों, जब मैं कोई सामान खरीदने के लिए मार्केट जाता हूं, जब सामान मैं खरीद लेता हूं तो हमारे और दुकानदार के बीच में एक संबंध स्थापित होता है, एक विश्वास स्थापित होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, जब बातों बात में हम पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि हम धनबाद के, झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरे दोस्तों, जब वो धनबाद बोलते हैं तो हमारा मन गदगद हो उठता है और कहते हैं अरे भाई आप तो मेरा घर के सामने है भाई, बोलेंगे या नहीं भाई? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। तो आपसी संबंधों का निर्माण, विक्रेता और ग्राहकों के बीच विश्वास, लेन देन और सामाजिक संपर्क बनते हैं। दूसरा पॉइंट, नियमों और मूल्यों का पालन। नियम और क्या मेरे भाई? मूल्यों का पालन। बाजार में ईमानदारी, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी वाले सामान होना चाहिए, उच्च मूल्य आदि सामाजिक मूल्य लागू होते हैं। जब भी दोस्तों हमारा बाजार जाते हैं तो बाजार का कुछ ना कुछ नियम होता है। आप लोग अक्सर देखे होंगे दोस्तों, कई दुकानों में लिखा हुआ होता है फिक्स रेट। या सर आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। बहुत सारे दुकानों में दोस्तों लिखा रहता है क्या? फिक्स रेट। मतलब दोस्तों उस दुकान का नियम है कि जितना दाम है उस वस्तु का उतना ही दाम आपसे लेंगे, ना 1 रुपया ज्यादा और ना ही 1 रुपया कम। वही कह रहा है कि नियमों और मूल्यों का पालन, बाजार में ईमानदारी, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी वाला सामान, उचित मूल्य आदि सामाजिक मूल्य लागू होते हैं। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति, बाजार लोगों की रोजमर्रा की जरूरत पूरा करता है। बाजार क्या है भाई? बाजार एक ऐसे स्थान है जहां पे लोगों की प्रत्येक दिन यानी दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सारे वस्तुओं को क्या करते हैं भाई? उपलब्ध कराती है। समझ रहे मेरे भाई? कितना सिंपल है। सॉरी भाई। तो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति, बाजार लोगों के रोजमर्रा की जरूरत पूरा करती है और जीवन को सुचारू बनाता है। और मेरे दोस्तों, जैसे मुझे कॉलगेट लगाना है, कॉलगेट मुझे मार्केट से मिल गया, तो हमारी जरूरत को पूरा किया है या नहीं? बिल्कुल मेरे दोस्तों, उन्होंने पूरा किया। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, बाजार रोजगार, उत्पादन और सामाजिक प्रगति में सहायता होता है। बिल्कुल मेरे भाई, जब आप बाजार जाओगे तो कोई ना कोई सामान खरीदेंगे, सामान जब खरीदेंगे तो दुकानदार का कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। जब दुकानदार का कुछ ना कुछ प्रॉफिट होंगे तो मेरे दोस्तों वो क्या करेंगे भाई? वो हमारे समाज में एक नया दिशा देंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब उनके पास पैसा आएगी तो वो विकास करेंगे। इसी तरह से जो सामान हमने खरीदा, उस सामान से भी दोस्तों जब हम नया सामान बना लेते हैं तो हम भी दोस्तों एक समाज को क्या दे रहे? एक नई विकास की राह दे रहे हैं। तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास, बाजार रोजगार, उत्पादन और सामाजिक प्रगति में सहायक होते हैं भाई। ठीक है, ये था हमारा कारण। अब आते सर अगला क्वेश्चन, याद रखिएगा दोस्तों, परिवार शब्द का पर्यालोचन कीजिए। जो हमारा परिवार है भाई, नहीं हमारा परिवार दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन, माँ बाप, यस या नो, बेटा बेटी। तो वही आपसे क्या रहा है मेरे लाडला, क्वेश्चन है आपका सिंपल सा, परिवार शब्द का पर्यालोचन कीजिए। परिवार व्यक्तियों का एक समूह है। बिल्कुल भाई। परिवार क्या है मेरे भाई? तो बताएंगे सर परिवार हमारा एक व्यक्तियों का क्या भाई? एगो हम है, दूगो है, मेरा छोटका भाई है, बड़का भाई है, मेरा बहन है और मेरा माँ है, मेरा बाप, बस हो गया भाई। ठीक है, तो परिवार व्यक्तियों का समूह, ऐसा समूह है जो विवाह रक्त यानी ब्लड रिलेशन अथवा गोद लेने के संबंध द्वारा संगठित होती है। विवाह का मतलब दोस्तों, हमारा जब शादी हो जाएंगे तो हम एक नहीं कहलाएंगे, हम दो कहलाएंगे, हम और मेरे दिलरुबा, है ना भाई? वही कह रहा है कि जो विवाह रक्त मतलब होता है ब्लड रिलेशन यानी दोस्तों मेरे माँ के साथ, मेरे पापा के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरा बहन के साथ मेरा क्या है? ब्लड रिलेशन है। क्या? ब्लड रिलेशन है। वहां पे वही चीज कह रहा है, परिवार व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो विवाह रक्त अथवा गोद लेने के संबंध द्वारा संगठित है। गोद लेना मतलब मेरा मान के चलिए दोस्तों कि आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, वो बच्चा को, किसी भी बच्चा को गोद ले लिया है। ठीक है, तो गोद लेने के संबंध द्वारा संगठित होती है। और पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन के रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हाँ नहीं भाई, हम लोग माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और मेरे दोस्तों पुत्र पुत्री के माध्यम से हम लोग एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं भाई? जुड़े हुए रहते हैं। समाज में परिवार की अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है भाई। समाज के अंदर में परिवार का अत्यधिक क्या है भाई? महत्वपूर्ण समूह है। समाज के अंदर में परिवार का अत्यधिक क्या है? महत्वपूर्ण समूह है। इसकी वजह है कि समाज के अस्तित्व की रक्षा इसी के द्वारा होती है।
दोस्तों समाज की रक्षा कैसे होती है? जब हम लोग एक संबंध स्थापित करते हैं, पति पत्नी का एक संबंध होता है, माँ बाप का एक संबंध होता है, पुत्र पुत्री का एक संबंध होता है, बेटा बेटी के एक संबंध होते हैं। तो यही संबंध दोस्तों हमारे परिवार का क्या देती है भाई? रक्षा प्रदान करती है। परिवार द्वारा ही बच्चों को पाला जाता है। बिल्कुल भाई, हमारा बच्चा का पालन कौन करेगा? कोई और थोड़ी ना आएगा भाई, हमें खुद करना होगा, है ना भाई। तो मेरे दोस्तों जब वो बच्चा कहेंगे कुए, कुए, इस तरह करेंगे मेरे दोस्तों, तो बच्चा को चुप कर कौन कराएगा भाई? मुझे खुद कराना पड़ेगा। वही कह रहा है सर, परिवार द्वारा ही बच्चा को पाला जाता है। एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपने विचारों का स्थानांतरण परिवार ही करता है भाई। और दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी मेरे बाप का पीढ़ी था, पहले मेरा दादाजी का पीढ़ी था, फिर मेरा बाप का पीढ़ी आया, फिर मेरा पीढ़ी आएगा, फिर एक समय आएगा दोस्तों कि मेरा बेटा का पीढ़ी आएगा, है ना। वही चीज कह रहा है यहाँ पे कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को अपने विचारों, याद रखिएगा क्या मेरे भाई, अपने विचारों का हस्तांतरण परिवार ही करता है। परिवार ही प्रथम पाठशाला है भाई। बिल्कुल भाई, बच्चों का प्रथम पाठशाला क्या भाई? परिवार है ना भाई। हम लोग अक्सर पढ़ते होंगे बुक में कि परिवार जो है मेरे दोस्तों वो क्या है? बच्चों का प्रथम पाठशाला है। माँ बाप जैसे शिक्षा देंगे, माँ बाप जैसे सिखाएंगे, बच्चा दोस्तों वैसा ही सीखेंगे। तथा मानवीय गुणों का बीजारोपण यही से होता है। और अच्छा गुण, अच्छा क्वालिटी का बीज रोपण, जैसे हम लोग दोस्तों बीज अगर सही जगह पे रोपे, सही खाद दिए, पानी दिए, तो बीज दोस्तों हमारा पौधा जब उगेगी ना, बहुत सुंदर तरीके से उगेगी। वही दोस्तों अगर हम बीज को अगर कहीं मिट्टी में फेंक देते हैं, फेंकने के बाद क्या दोस्तों वो पौधा सही तरीके से उग पाएंगे? पौधा तो उगेंगे, क्या मेरे दोस्तों वो पौधा सही तरीके से उग पाएंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर दोस्तों ध्यान नहीं दिया गया था। इसी तरह से कहा गया दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति, कोई माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं, तो मेरे दोस्तों वह बच्चा का गुण अलग ही कंडीशन का होता है। इसी के फलस्वरूप समाज एक बरकरार रहता है भाई। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग सिर्फ सुनिए, सर्वर डाउन हो चुकी है, ठीक है। आप लोग सिर्फ क्या करें मेरे भाई? सुनिए, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? मेरे दोस्तों जैसे हमारे संविधान में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, है ना भाई, संविधान संशोधन, आपातकाल जैसे दोस्तों व्यवस्था बनाया गया है, इसी तरह से हमारा एक व्यवस्था बनाया गया है मेरे दोस्तों, किसका? तो बताएंगे सर हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसलिए बनाया गया है दोस्तों ताकि हमारा राज्य का कल्याण हो सके। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? तो बताएंगे सर आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पहला क्वेश्चन तो आप लोग यहाँ पे यही याद रखें मेरे दोस्तों, किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्यों लिया गया है, क्या लिया गया है, क्या काम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का? आइए सर हम लोग जानते हैं, सिर्फ सुनिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा मेरे दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग नंबर 4, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, भाग नंबर 4। जैसे दोस्तों भाग नंबर 3 में हमारा मौलिक अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है, भाग नंबर 3 में मेरे भाई मौलिक अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक इसी तरह से दोस्तों भाग नंबर 4 में हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक वर्णित किया गया है। ये तत्व सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। ये नीतियां सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये शासन प्रणाली को कल्याणकारी राज्य की दिशा में ले जाने के लिए मार्गदर्शन करती है। और दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, जी हाँ, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये इसलिए दोस्तों अपनाया गया है हमारे देश में आयरलैंड के संविधान से, क्योंकि दोस्तों हमारे देश को कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री रखा गया, हमारे राज्य को कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री रखा गया। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी हमारा राज्य अगर विकास नहीं कर पाएगी तो कौन सा संस्था कराएगा? तो दोस्तों हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ये जिम्मेदारी दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप ही राज्य का भला करें, आप ही राज्य की विकास करें। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया, ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई, कि ये नीतियां सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह शासन प्रणाली को कल्याणकारी राज्य की दिशा में ले जाने के लिए मार्गदर्शन करती है। इन तत्वों को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। याद रखिए दोस्तों, अगर हम लोग राज्य के
नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग दोस्तों 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितना कैटेगरी में मेरा लाडला? तो बताएंगे सर हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें और मेरे शेर सरनियों, अगर हम लोग पहला कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो बताएंगे सर सामाजिक और आर्थिक नीति। क्या बताएंगे सर? हमारा सामाजिक और आर्थिक नीति। क्या बताएंगे सर? मोहब्बत से बोलिए सर, सामाजिक और आर्थिक नीति। क्या बताएंगे सर? हमारा सामाजिक और आर्थिक नीति। क्या बताएंगे सर? सामाजिक और आर्थिक नीति। क्या है सर सामाजिक और आर्थिक नीति? आइए सर बात करते हैं। इसमें सभी नागरिकों को समान अवसर देना। दोस्तों राजनीति का मतलब क्या होता है? सॉरी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या होता है कि इसमें सभी नागरिकों को समान अवसर देना। सबको दोस्तों नौकरी करने का हक होना चाहिए, सबको दोस्तों लेबर में काम करने का मौका देना चाहिए, सबको दोस्तों डांस करने का मौका देना चाहिए, सबको दोस्तों तैरने का मौका देना चाहिए। मतलब आप नहीं बोल सकते आप हिंदू हो आप नहीं तालाब में तैर सकते हो, आप नहीं बोल सकते कि आप मुस्लिम है आप डांस नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों। कौन कहता है? हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहला पॉइंट ही हमारा दोस्तों ये बताता है कि सामाजिक और आर्थिक नीति, इसमें सभी नागरिकों को समान अवसर देना, न गरीबों के कल्याण के लिए काम करना और न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना शामिल है। भाई इसमें क्या क्या शामिल है सर? तो इसमें सभी नागरिकों को समान अवसर देना, कोई भी नागरिक हो कोई भी आदमी हो सबको दोस्तों क्या हो? समान अवसर दे, समान विकल्प दे, गरीबों का कल्याण करे और साथ ही साथ जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए दोस्तों ये संस्था बनाया गया है। अगर हम लोग दोस्तों दूसरा पॉइंट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो दूसरा पॉइंट सर हमारा क्या होगा? तो बताएंगे सर गांधीवादी सिद्धांत। क्या बताएंगे सर हम लोग का? गांधीवादी सिद्धांत। ग्राम पंचायतों को मजबूत करना। हमारे गांधी जी ने कहा था कि देश एक दिन इतना व्यस्त हो जाएंगे कि गांव वालों को ध्यान नहीं दे पाएंगे सरकार, इसलिए कहा गया कि आप किसी भी तरह से ग्राम पंचायत का निर्माण करें और उस ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति को नियुक्त करें जो आपकी गांव की देखभाल करे। तो ग्रामीण पंचायतों को मजबूत करना, शराबबंदी को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योगों को समर्थन देना। गांधी जी ने कहा था कि छोटे छोटे उद्योगों को समर्थन देना ताकि दोस्तों वो सही तरीके से एक दिशा निर्देश बना सके। समझ रहे मेरे बात को मेरे लाडला? उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आपको बड़ी सुंदर तरीके से समझ में आ रही है। पहला बात महात्मा गांधी ने क्या कहा कि ग्राम पंचायतों को मजबूत करो। पहला क्या बताया मेरे भाई कि ग्राम पंचायतों को मजबूत करो। फिर क्या बताया गया? शराबबंदी को बढ़ावा दो। जो हमारे दिन दहाड़े शराब बेचा जा रहा है भाई, रात तो छोड़ ही दो भाई, दिन दहाड़े जो शराब बेचा जा रहा है तो शराब पर स्टॉप करो। क्या? स्टॉप लगा दो। कुटीर उद्योगों को समर्थन देना। क्या मेरे भाई? कुटीर उद्योग जो छोटे छोटे उद्योग है उन छोटे छोटे उद्योगों को क्या करना है मेरे भाई? तो दोस्तों साथ देना और उसे दोस्तों विकास की राह तक पहुंचाना। तीसरा बात दोस्तों हम लोगों से क्या कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति। याद रखिए दोस्तों, तीसरा बात हम लोगों से कहा गया क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति। ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, विश्व शांति को बढ़ावा देना, विश्व में एकदम शांति स्थापित रखना, कोई युद्ध वगैरह ना करना, कोई झगड़ा वगैरह ना करना और अंतर्राष्ट्रीय समझौता का सम्मान करना। और क्या कहा गया मेरे भाई? अंतर्राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय समझौता का सम्मान करना। यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, यानी दोस्तों हमारा पूरे विश्व के लेवल में अगर कोई दोस्तों मीटिंग हुआ है तो उस मीटिंग को हम लोग को सही तरीके से पालन करना है। ठीक है, तो विश्व शांति को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय समझौता का सम्मान करना और अंतर्राष्ट्रीय समझौता का क्या करना भाई? सम्मान करना। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक विकास और नागरिकों की बेहतरीन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो सर आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपके पेपर में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ग्राम पंचायत और दोस्तों आपका मौलिक अधिकार, नागरिकता, आपके पेपर में 100% दोस्तों इन सब क्वेश्चनों को देखने को मिलेंगे। इसलिए बार बार कहता मेरे भाई कि हर क्लास को अटेंड करें, नहीं कम से कम दोस्तों तो कम से कम सुनिए। जब आप सुनकर मेरे दोस्तों समझ जाएंगे ना, आप बिना रट्टा लगाएं आप बड़ी मस्त तरीके से दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों यह क्वेश्चन किनको नहीं पता होगा, भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को क्या क्या मौलिक अधिकार दिए गए वर्णन करें।
हम सबको पता है सर, भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो उनके स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। यानी दोस्तों स्वतंत्र जीवन के लिए कुछ हमें मौलिक अधिकार प्राप्त किया गया है। और यह मौलिक अधिकार दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा भाग कौन सा है, तो भाग नंबर 3 में और अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक वर्णन किया गया है। याद रखें दोस्तों, भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कुछ अधिकार दिया गया है और यह अधिकार स्वतंत्र रूप से दिया गया है। इन्हीं अधिकारों को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। यह अधिकार संविधान के भाग नंबर 3 अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक वर्णन किया गया है। आइए सर, अगर मैं दोस्तों आप लोगों से बात करूं, पहले दोस्तों हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, अभी कितना है सर, 6 है। एक मौलिक अधिकार को दोस्तों हटा दिया गया है। कौन सा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया मेरे भाई? संपत्ति। याद रखिएगा मेरे भाई, क्या? संपत्ति के अधिकार को दोस्तों हटा दिया गया है। याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया। और इसे कहाँ रखा गया? तो बताएंगे सर, इसे हम लोग विधि अधिकार में रखा गया। कौन सा अनुच्छेद में मेरे भाई? अनुच्छेद नंबर 300 के क में रखा गया। कहाँ मेरे भाई? 300 के, याद रखिएगा 300 के क्या बताएंगे सर हम लोग? 300 के क में रखा गया। इतना सारा चीज आपको दोस्तों पता होना चाहिए मौलिक अधिकार के बारे में। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार के बारे में दोस्तों कम से कम आपको इतना कुछ पता होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिया गया है, वो भी स्वतंत्र रूप से। इन्हीं अधिकारों को हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। इन्हीं अधिकारों को हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। ये मौलिक अधिकार मेरे दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक वर्णन किया गया है। ये भाग नंबर 3 में बताया गया है। हमारे भारतीय संविधान में पहले मौलिक अधिकार 7 था, वर्तमान समय में हमारा 6 मौलिक अधिकार है। एक मौलिक अधिकार, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 में 44वें संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार यानी संपत्ति के अधिकार को हटा करके विधि अधिकार में रखा गया है, अनुच्छेद नंबर 300 के क में। तो आइए सर, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में जो दिया गया है 6 प्रकार का, बातचीत करते हैं। समानता का अधिकार, पहला हमारा जो मौलिक अधिकार आता है मेरे लाडला, वो पहला मौलिक अधिकार आता है हमारा समानता का, याद रखिएगा, अधिकार। अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 में वर्णन किया गया है। कहां से कहां तक मेरे भाई? तो 14 से लेकर 18 में वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18, कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है। बिल्कुल भाई, कानून के नजर में सब कोई बराबर है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई काला, कोई गोरा, कोई लंगड़ा, कोई लूल्हा, कोई ऊंचा कास्ट, कोई लोअर कास्ट का नहीं मेरे दोस्तों। कानून के नजर में सारे व्यक्ति क्या है भाई? बराबर है। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर है। जाति, धर्म, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत किया गया। इतना आपको लिखना है मेरे भाई। समानता का अधिकार का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? कि कानून के नजर में सभी व्यक्ति क्या है? बराबर है। कोई जाति, कोई धर्म, कोई लिंग और दोस्तों कोई जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। दूसरा है सर हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो दोस्तों हमारा अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर 22 में वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, वाणी, अभिव्यक्ति, सभा, यानी दोस्तों हमारा हम कहीं भी जाकर के व्यवसाय कर सकते हैं, हम कहीं भी जाकर के दोस्तों मीटिंग कर सकते हैं, हम कहीं भी जाकर के दोस्तों सभा कर सकते हैं, कहीं भी दोस्तों जाकर के हम डांस कर सकते हैं। ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा स्वतंत्रता है। हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई भी सरकार हम पर रोक नहीं लगा सकता है। अगर हमें चाहिए कि मुझे अमेरिका जाकर पढ़ाई करना है तो मुझे दोस्तों सरकार रोक नहीं लगा सकते हैं कि आप अमेरिका जाकर क्यों पढ़ाई करना चाहते हैं। क्यों मेरे भाई? क्योंकि भारतीय संविधान के स्वतंत्रता का अधिकार में यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकते हैं, बस शर्त है कि दोस्तों कोई गलत काम ना करे हमारे संविधान के खिलाफ। ठीक है, तो वाणी, व्यक्ति, सभा, संगठन, आगमन और व्यवसाय की स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, गैर कानूनी गिरफ्तार से सुरक्षा है। याद रखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति को कोई भी, जैसे मुझे पढ़ने के लिए अमेरिका जाना है, कोई हम पर रोक नहीं लगा सकता। अगर रोक लगाते हैं ये गैर कानूनी है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे भाई। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद नंबर 23 से लेकर 24 में बताएगा। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध। याद रखिए दोस्तों, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते। ये अनुच्छेद नंबर याद रखिए दोस्तों 23-24 में कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार।
शोषण के विरुद्ध अधिकार में दोस्तों ये बताते हैं, शोषण के विरुद्ध के अधिकार में ये बताते हैं कि कोई भी बच्चा को उम्र अगर 14 वर्ष से कम हो रही है तो आप उसे जबरन किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हैं। अगर काम करवाते हैं तो आपके ऊपर क्या भाई, आपके ऊपर मुकदमा चलाए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए मेरे भाई, आगे कहा गया धर्म की स्वतंत्रता अधिकार। देखिए दोस्तों, हमारे धर्म का स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद नंबर 22 अनुच्छेद नंबर दोस्तों 25 से लेकर 28 तक बताया गया। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना, प्रचार करना, प्रसार करना का दोस्तों क्या है, अधिकार है। धार्मिक अधिकार मतलब क्या होता है सर हमारा, तो राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है सर हमारा, तो बताएंगे सर राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उस धर्म को अपनाने के बाद वो प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। इसी को बोलते हैं सर हम लोगों को क्या, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये सर हमारा 4 अधिकार। 5वां अधिकार है सर हमारा संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, जो अनुच्छेद नंबर 29-30 में बताया गया। अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षण संस्थान बनाए रखने का अधिकार है। जो हमारा SC ST है दोस्तों वो अपनी भाषा बोले, आप जबरदस्ती दोस्तों उसे हिंदी नहीं बोलवा सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों, जिसे हमारा मौलिक अधिकार का अनुच्छेद नंबर 32 में रखा गया है। यदि कोई अधिकार छीना जाए तो व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। इसे संविधान का आत्मा कहा गया। भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों इसे कहा, क्या कहा दोस्तों, याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा। क्यों भाई, आत्मा क्यों कहा संविधान का, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, मौलिक अधिकार आपके पास है और उस मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन करते हैं तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा करके, सुप्रीम कोर्ट मतलब नई दिल्ली, आप नई दिल्ली में जा करके आप बता सकते हैं कि सर मेरे ऊपर ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं मौलिक अधिकार के खिलाफ नहीं हूं सर, आपने कहा था कि आप सभा कर सकते हैं, देखिए सर मैं सभा किया, पुलिस वाले ने मुझे उठा करके जबरन मारने लगा। इस कारण से मेरे दोस्तों हमारे संविधान में एक अनुच्छेद था 32 जिसमें लिखा था क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और उसमें बताया गया था कि कोई व्यक्ति पर जबरन मौलिक अधिकारों का हनन हो रही है तो आप आराम से हमारे पास आ सकते हैं। मिलॉर्ड जज साहब, मैं इसी कारण से आपके पास आया हूं ताकि हमें इंसाफ मिल सके। तो ये था सर आप लोगों का 4-5 जो लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट था। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, परिवार और दोस्तों बाजार एक सामाजिक संस्था है, इसके बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को जो बताया है वो आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं दोस्तों कि अगर समझ में आ गया तो आप लोग जल्दी से कमेंट करें, मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताने की पूरी कोशिश करूंगा।